In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. Hi, I am Akshit Bhardwaj. I was born in रोहतक हरियाणा. मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से करी है. उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से. एंड अपने फाइनल ईयर से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू. In the first attempt, I was unable to clear prelims. Also, after that prelims, I changed my optional to mathematics from geography. So this attempt I gave with mathematics optional. In this video, I will try to tell you about my strategy and मैंने क्या sources, क्या approaches use करी थी. तो इस जर्नी में मैंने कई जगह से guidance and courses भी लिए थे. तो पहले मैंने वाजीराम एंड रवि से फाउंडेशन कोर्स किया था. उसके बाद मैंने कई जगह से मेंस एंड प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करी थी. जैसे सारथी आईएएस से मैंने प्रीलिम्स का कोर्स लिया था एंड मेंस के लिए मैंने राइट स्मार्ट एंड GS3 GS4 भी सारथी आईएएस से पढ़ा था. एंड GS2 में मैंने आतिश माथुर सर का मैग्ना कार्टा किया था. ऑल्सो ऑप्शनल के लिए मैंने मैथोक्रेट में शिवराज गुजर सर है, उनका फाउंडेशन कोर्स लिया था. एंड वही मेरा वन स्टॉप सोर्स था मैथमेटिक्स के ज़्यादातर कंटेंट एंड ज़्यादातर चैप्टर्स के लिए. सो प्रीलिम्स की तैयारी में कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. इनके लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही यूज़ करी थी. पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम एंड ज्योग्राफी में 11th एंड 12th क्लास की NCERTs. इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए शिवन सर के कोर्सेज़ लिए थे सारथी आईएएस पे. एंड वही मेरे सोर्स थे इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए. मैपिंग के लिए मैंने सुदर्शन गुर्जर सर की वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे एंड उससे काफ़ी हेल्प हुई थी मेरी. एंड इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आई हैड रेफर्ड PT 365 एंड मुदित जैन सर्स कंपाइलेशंस. बट करंट अफेयर्स की तैयारी मैंने ब्रेड्थ में करने की कोशिश करी थी. मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया था. बस बेसिक कंसेप्ट्स और जो एसेंस होती है किसी भी न्यूज़ की वो पढ़ने की कोशिश करी थी. तो बुक लिस्ट में जैसा कि मैंने कहा लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम. इसके अलावा एंशिएंट मिडिवल के लिए मैंने अपने वाजीराम के नोट्स यूज़ करे थे एंड ल्यूसेंट्स पढ़ी थी. ज्योग्राफी के लिए वंस अगेन NCERTs एंड कहीं कहीं से PMF IAS की बुक थी उससे रेफ़र किया था. एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने मोस्टली न्यूज़ से ही करा था. उसके अलावा कुछ मेजर सोर्स रेफ़र नहीं किया था. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट के लिए मैंने शिवन सर के नोट्स ही रेफ़र करे थे. उसके लिए मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं करी थी. तो 2024 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. मेरे अराउंड 70 मार्क्स थे प्रीलिम्स में. इसका पहला कारण तो ये था कि एफ़र्ट उतना इंटेंसिटी पे नहीं था. दूसरा कारण और सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने पढ़ने का सही तरीका नहीं समझा था. प्रीलिम्स में याद करना चीज़ों को बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंड उसके लिए हमें एक्टिवली रिकॉल करना होता है चीज़ों को. तो रिवीजन रीड करके या हाईलाइट करके नहीं करना है. किताब बंद करके खाली पेज पे लिख के करना है. उससे आपको रियलाइज़ होगा कि कितना आपको याद है एंड देन आप मार्क कर सकते हैं वो चीज़ें जो आपको याद नहीं रही. एंड अगली बार जब आप दोबारा रिवाइज़ करें तो डायरेक्ट पेजेस ना खोले, बुक के इंडेक्स से करें या आपने कुछ शॉर्ट नोट टाइप बना रखा हो जिसमें हेडिंग्स लिखी हो उससे करें. उससे आपको बेटर याद रहेगा. एक और मिस्टेक ये थी कि लास्ट ईयर मैंने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है अब, क्योंकि कट ऑफ भी ज़्यादा जाने लगा है एंड एग्ज़ाम का नेचर भी चेंज होता जा रहा है कि जो क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं उनका नंबर कम होता जाएगा. तो इस बार मैंने स्ट्रैटेजी चेंज करी. मैंने लॉजिकल गेसिंग सीखी. उसके लिए मैंने यूट्यूब पे अंडरस्टैंड यूपीएससी चैनल पे सत्यम जैन सर ने एक मैड सीरीज़ के वीडियोस बना के डाले हुए हैं. उसमें वो PYQs के थ्रू ही सिखाते हैं कि क्या क्या लॉजिकल फ्रेमवर्क्स आप यूज़ कर सकते हो. तो मैंने वो सीखे. कुछ मैंने मॉक टेस्ट दे देकर अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर टेक्निक्स बिल्ड करी. एंड इस बार मैंने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे एंड इस बार मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा है. अभी क्योंकि मैंने IFOS के लिए भी अप्लाई किया था, एग्जैक्ट स्कोर नहीं पता,
बट दैट टेक्निक हेल्प मी इन अचीविंग गुड मार्क्स। तो पहले अटेम्प्ट में क्योंकि मैं कॉलेज के साथ तैयारी कर रहा था तो इतना टाइम नहीं दे पाया था, तो मेजर प्रिपरेशन मेरी लास्ट ईयर में ही हुई है। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी बुक्स हम पढ़े उन्हें सही तरीके से यूज़ करना है। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ने बैठे तो पहले PYQs ज़रूर देखिए कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, एंड जो चैप्टर्स फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं उन्हें आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लक्ष्मीकांत से पार्लियामेंट के चैप्टर से हर साल बहुत सारे सवाल आते, तो वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है। सिमिलरली स्पेक्ट्रम में भी कुछ चैप्टर्स है, जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे पिछले कुछ सालों में, और वो चैप्टर भी छोटा है, तो ऐसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपको पहले करने हैं। अदर देन दैट स्टैटिक बुक्स में यू हैव टू चेज़ परफेक्शन, क्योंकि वो बुक सब पढ़ रहे हैं तो आपको अपने कंपटीशन से आगे निकलने के लिए उधर परफेक्ट होना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में आपको परफेक्शन नहीं चेज़ करनी है, यू हैव टू चेज़ कवरेज, यू हैव टू नो एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल, बट उनकी डेप्थ में बहुत ज़्यादा जाना ज़रूरी नहीं है। मैंने सिलेबस पूरा करने की कोशिश करी थी, इवन दो मेरे पास टाइम कम था, बट आप अगर कम टाइम में तैयारी कर रहे हैं तो जो आपको करना चाहिए, अपने सोर्स फाइनलाइज कर लीजिए। अगर आपने एक सोर्स पिक कर लिया है तो उसी पे स्टिक कीजिए। जैसे मेरे पास प्रीलिम्स की तैयारी मैथ्स ऑप्शनल ख़त्म करने के बाद फेब्रवरी मिड से ही मैं स्टार्ट कर पाया था, तो मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने एक एक सोर्स ही फिक्स किया। जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने शिवन सर के नोट्स उठाए तो सिर्फ वही पढ़ा। तो अगर आपके पास प्रिपरेशन का टाइम कम है तो आप एक ट्रस्टेड सोर्स पिक कीजिए एंड उसी पे स्टिक कीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं लेकिन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही एज क्रिएट करते हैं, जैसे IR हो गया, एंड सिक्योरिटी से भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, डिफेंस से, तो उनके लिए आप कोई एक सोर्स चूज़ कर लीजिए, वो हर किसी के लिए अलग होना चाहिए। मैंने सारथी का प्रीलिम्स कोर्स लिया था तो वहीं से पढ़ने की कोशिश करी थी उन्हें। तो February 15 के अराउंड मैंने प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, एंड मेरे पास अराउंड 3 मंथ्स थे, स्लाइटली रफली 3 मंथ्स, एंड उनमें मैंने पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक बुक्स होती है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी, NCERTs, वो पढ़ी थी एक एक हफ़्ता लगा के। एंड देन मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के जैसे इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, इन सब का मैंने प्रीलिम्स रिवीजन का कोर्स लिया था सारथी IAS से, उससे मैंने पढ़ाई करी, उन्हीं के नोट्स को फॉलो किया एंड बार बार रिवाइज़ किया। जब प्रीलिम्स से रफली 2.5 मंथ्स पहले मैंने ट्राई किया था कि मेरी एक रीडिंग कवर हो जाए सबकी। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। मॉक टेस्ट से पहले मैं कोशिश करता था कि कोई एक टॉपिक मैं रिवाइज़ कर जाऊँ, कोई एक सब्जेक्ट, एंड इस तरीके से मैंने अपना रिवीजन का साइकिल क्रिएट किया। मैंने कोशिश करी कि मेरा फर्स्ट इटरेशन रिवीजन का 1 महीने में पूरा हो जाए, रफली टिल April 15, एंड उसके बाद मैंने 2 और राउंड्स ऑफ रिवीजन करे इन्हीं सोर्सेज से। मैंने अपने सोर्सेज चेंज नहीं करे, बस उन्हीं को बार बार रिवाइज़ किया। जो स्टैंडर्ड बुक्स थी उनके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैं एक्टिव रिकॉल करता था डायरेक्ट बुक्स से पढ़ते हुए। एंड जो बाकी 3 सब्जेक्ट्स इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट है, उनमें मैंने डायरेक्टली शिवन सर के नोट्स यूज़ करे थे जिनसे मैंने कोर्स लिया था। तो जो मेन बुक्स थी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की, इनके मैंने नोट्स तो नहीं बनाए थे, बट मैं यूजुअली ये करता था कि या तो मैं पढ़ते हुए स्क्रिबल करता रहता था, उनसे मैं रिवाइज़ नहीं करता था, बट वो मेरे लिए क्यूज़ हो जाते थे एक्टिव रिकॉल करने के लिए, कि अगर किसी चैप्टर की हेडिंग मैंने मेंशन करी है तो उससे मुझे क्या क्या याद करना है, उन्हें मैं यूज़ करता था रिवीजन में। एंड ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए मैंने एक रिवीजन शीट टाइप बना रखी थी जिसमें मैंने सिर्फ अपने लिए क्वेश्चंस लिख रखे थे, एंड उनके थ्रू मैं रिकॉल करता था उनके आंसर्स, एंड वैसे मैं रिवाइज़ कर लेता था। सो प्रीलिम्स में PYQs की बहुत इंपॉर्टेंस है। रेपिटिशन इतना नहीं होता है, बट द लैंग्वेज ऑफ द एग्ज़ाम हैज़ बीन कंसिस्टेंट, एंड उससे आप समझ सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही होने का ज़्यादा चांस है और कौन सी स्टेटमेंट गलत होने का ज़्यादा चांस है। PYQ एनालिसिस मैंने यूट्यूब पे सत्यम जैन सर की मैड सीरीज़ के थ्रू किया था। वहाँ पे वो पूरे साल के पेपर्स लेके बैठते हैं, उन्हें आपके सामने सॉल्व करते हैं, और कहाँ कहाँ लॉजिकल गेसिंग यूज़ हो सकती है ये भी सिखाते हैं। उसके अलावा प्रीलिम्स में स्टैटिक और डायनेमिक सब्जेक्ट्स दोनों में बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि स्टैटिक में हमें परफेक्शन चेज़ करनी चाहिए, एंड करंट अफेयर्स में हमें ब्रेड्थ कवर करनी चाहिए जितनी हम कर सके। न्यूज़ के टॉपिक्स की डिटेल्स में जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है।
जैसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए थे तो वो एकदम सरफेस पे आए थे बट मल्टीपल डायमेंशन से आए थे। जैसे स्पेडेक्स के बारे में क्वेश्चन आया था, मेजोराना चिप के बारे में क्वेश्चन आया था, पर वो क्वेश्चंस बेसिक थे। तो डेप्थ चेज़ नहीं करनी है, ब्रेड्थ चेज़ करनी है। मैं 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, लेकिन उन्हें मैं नोट्स बनाने के लिए या याद करने के लिए नहीं पढ़ता था। वो जस्ट टू गेट द फ्लेवर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द न्यूज़। याद करने के लिए मैंने PT 365 और मुदित जैन सर की कंपाइलेशन यूज़ करी थी एंड उन्हीं से फाइनली रिवाइज़ किया था। सो प्रीलिम्स में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। तो लास्ट ईयर मैंने कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, इस ईयर मैं डिसाइड करके गया था कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगा बिकॉज मैं पेपर को समझ गया था एंड आई हैड स्टार्टेड ट्रस्टिंग माई गट एंड माई इंस्टिंक्ट्स। तो मैंने गेस से वर्क ज़्यादा किया एंड 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे इस बार। एंड पेपर अटेम्प्ट करते हुए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इनिशियली स्पीड मेंटेन रखें, क्योंकि पेपर अब लंबा होता जा रहा है स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस की वजह से। एंड प्रीलिम्स का पेपर देते हुए बार बार हमें डाउट भी आता है कि क्या हम सही सोच रहे हैं एंड हम ओवर थिंक करने लगते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग से ही टाइम पे ध्यान रखें, थोड़ा तेज़ करने की कोशिश करें। तेज़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप सिली एरर्स करें, क्वेश्चन ड्यान से पढ़िए बट ओवर थिंक मत करिए एंड अपने आप को सेकंड जज मत कीजिए। अगर एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो यू शुड बैक इट। ऑल्सो पेपर के ड्यूरिंग ही कभी कभी ऐसा होता है कि लगातार बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो में नहीं आते, तो उसमें इधर यू कैन स्विच टू अ टॉपिक विच यू नो वेल, बट मैं वैसा नहीं करता था। मैं जनरली बस छोटा सा ब्रेक लेता था, पानी पीता था एंड आई रिज्यूम्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विद अ फ्रेश माइंड। एंड प्रीलिम्स में ऐसा होता ही है कि लगातार बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको नहीं पता, तो उनसे घबराना नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर नॉलेज इन दोज क्वेश्चन। ऑल्सो CSAT में के लिए CSAT, क्योंकि मेरा मैथ्स ऑप्शनल है, बीटेक बैकग्राउंड है, तो मैंने CSAT में स्पेसिफिक तैयारी नहीं करी थी, बट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड 1-2 मॉक टेस्ट दिए थे। CSAT में यू शुड आइडेंटिफाई कौन से ईजी क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स में, एंड पैराग्राफ्स में यू शुड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट बिकॉज वहाँ पे अटेम्प्ट करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स जो अब थोड़ा डिफ़िकल्ट आने लगा है। मॉक टेस्ट भी मैं काफ़ी देता था। मैंने एक जगह टेस्ट सीरीज़ ली थी जहाँ के 10 फुल लेंथ टेस्ट मैंने फुली फॉलो करे थे, फोरम IAS के सिम्युलेटर्स, एंड उसके बाद मैंने अभ्यास भी दिया था। तो इन टेस्ट से मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि जो मेरी एक तो रिवीजन कैसी चल रही है वो इवैल्यूएट हो गई थी, प्लस जो मैंने PYQ एनालाइज करके लॉजिकल गेसिंग वगैरह सीखी थी वो भी वैलिडेट हो गई थी, और वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिए थे मैंने कि कब मैं क्या यूज़ करूँगा, कब नहीं करूँगा, कब नॉलेज पे ट्रस्ट करूँगा, एंड मैंने पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये सब चीज़ें मॉक टेस्ट के थ्रू आप कैलिब्रेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये चीज़ है कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले पैनिक कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, सो पैनिक इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज़ अ साइन ऑफ योर सिंसेरिटी एंड आपने कितनी सीरियसली तैयारी करी है एंड हाउ मच द एग्ज़ाम मीन्स टू यू। सो इफ़ यू आर हैविंग दैट एंक्शियस फीलिंग, आपको नींद नहीं आ रही है, तो इट सेज अ लॉट अबाउट योर प्रिपरेशन दैट यू हैव डन वेरी वेल एंड यू शुड टेक अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट, कि आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि यू हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड यू डिज़र्व दिस, एंड तभी आपको एंग्जाइटी होती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर आपको 3-4 घंटे की भी नींद आ जाती है तो आपका दिमाग उस 2-2.5 घंटे के पेपर में अच्छे से काम कर सकता है, तो आपको वहाँ पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो पेपर के ड्यूरिंग भी कभी अगर एंग्जाइटी हो पेपर पलटते हुए, तो यू शुड जस्ट टेक अ स्मॉल पॉज, पानी पीजिए एंड रीसेट एंड क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, पिछले क्वेश्चन पे मत फोकस कीजिए। इवन इफ़ आपको लग रहा है कि आपका आधा पेपर अच्छा नहीं हुआ है 50 क्वेश्चंस पे, बट 50 क्वेश्चंस तो बचे हैं ना, यू शुड गिव योर बेस्ट देयर। इवन इफ़ यू आर गोइंग आउट, यू शुड ट्राई टू गो आउट स्विंगिंग। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने करने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग को शार्प रखिए, तब पैनिक मत कीजिए। एग्ज़ाम से पहले अपनी बॉडी का साइकिल एडजस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अराउंड 2 वीक्स बिफोर द एग्ज़ाम मैं उसी टाइम उठने की कोशिश करता था जो मैं एग्ज़ाम के दिन उठूँगा, एंड मैं मॉक टेस्ट भी जो मैंने सारे दिए हैं वो एग्ज़ाम के टाइम पे ही दिए। उससे आपके दिमाग में ऑलरेडी वो बिल्ड हो जाता है कि व्हेन यू हैव टू बी फास्ट, व्हेन यू हैव टू बी अलर्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव टेस्ट्स ऑन द सेम टाइम एज द एक्चुअल एग्ज़ाम।
एंड टेस्ट को बहुत सीरियसली भी ट्रीट करना चाहिए, हो सके तो सेंटर पे जाके देना चाहिए ताकि आपकी बॉडी आपका माइंड दोनों यूज़ टू रहे एंड प्रीलिम्स वाले दिन आपको डर ना लगे। तो अभी के प्रीलिम्स के लिए 2 मंथ्स रहते हैं, स्लाइटली मोर देन 2 मंथ्स। तो उसमें सबसे पहले आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है। आइडियली बाय द एंड ऑफ मार्च आपकी फ़र्स्ट रीडिंग पूरी हो जानी चाहिए एंड आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने शुरू कर देने चाहिए। एंड सेकेंड इटरेशन में आपको रिवीजन में वंस अगेन एक्टिव रिकॉल करना चाहिए, जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि आप याद कैसे कर रहे हैं। एंड वो करते करते साथ में आपको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आप एक शेड्यूल पे काम कर रहे हो, जिससे ऐसा ना हो कि आप कुछ टॉपिक्स इग्नोर कर दीजिए। ऑल्सो प्रीलिम्स में सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, इनके क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं एंड हो सकता है कि पॉलिटी में कोई 15 में से 15 करेक्ट कर दे बट इन सब्जेक्ट्स में नहीं कर सकता, लेकिन डिफरेंस क्रिएट होता है इन्हीं सब्जेक्ट से। तो आपको इन सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको स्मार्टली अपने ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए। आपको सबसे पहले तो जो मेन स्टैंडर्ड बुक्स है वो कर लेनी चाहिए, जैसे लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम। उसके बाद आपको ऐसे नोट्स ढूंढने चाहिए जो छोटे हो नेचर में। मेरे पास भी टाइम कम था, इसलिए मैंने भी डायरेक्टली नोट्स से पढ़ा था टीचर के, अपने खुद के नोट्स नहीं पढ़ाए थे। उनसे पढ़ के आप एक डिसेंट लेवल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली गेम याद रखने का है। गेम इसका नहीं है कि आपने कितने नोट्स बनाए, जो आपको उस दिन याद रहता है वही आप पेपर में कर पाएंगे। तो आप और नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पहले एग्ज़ाम की तैयारी में कुछ गलतियाँ ये हो सकती है कि आप बहुत सारे सोर्सेज़ के पीछे भागे एंड आप एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ ना किए करें। कम से कम 5-6 बार जो आप सोर्स सिलेक्ट करें उसे रिवाइज़ कर पाए, ऐसे ही सोर्सेज सिलेक्ट कीजिए एंड मल्टीपल कोर्सेज़ के पीछे मत भागिए, मल्टीपल सोर्सेज़ के पीछे मत भागिए। सेकंड, एग्ज़ाम के ड्यूरिंग अपने आप को सेकंड जज मत कीजिए। ओवर थिंकिंग से यूजुअली हम अपना आंसर बदल लेते हैं, जबकि हमने इतनी पढ़ाई करी होती है तो चांसेस ज़्यादा है कि आपकी फ़र्स्ट गेस बेटर हो। तो ओवर थिंक मत कीजिए, पेपर के बीच में कॉन्फिडेंट रहिए। जैसे आप मॉक टेस्ट में डिसीजंस लेते हैं वैसे ही कोशिश कीजिए कि आप फाइनल एग्ज़ाम में डिसीजंस ले। थर्ड, प्रीलिम्स में इवन दो मीन्स जितना टाइम क्रंच नहीं होता है, फिर भी आपको पेपर में टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पहले अटैम्प्ट में मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया था प्रीलिम्स में, क्योंकि मैं बहुत ओवर थिंक कर रहा था। तो हमेशा आपकी घड़ी पे नज़र रहनी चाहिए जब आप पेपर दे रहे हो। अब मैं आपके साथ अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी एंड बुक लिस्ट शेयर करना चाहूँगा। तो GS 1 में हिस्ट्री के लिए मैंने सोर्सेज तो अपने प्रीलिम्स वाले ही चूज़ करे थे, उन्हीं से पढ़ा था। उसके साथ मैंने PYQs एनालाइज़ करे थे, उनके आंसर्स बनाने की कोशिश करी थी चैट GPT यूज़ करके। और मैंने राइट स्मार्ट कोर्स भी लिया था शिवन सर का, उससे भी मैंने GS 1 पढ़ा था। ज्योग्राफी में भी प्रीलिम्स वाले ही सोर्सेज यूज़ करे, PYQs के आंसर बनाए। एक दो चीज़ें PMF IAS की बुक से भी देखी थी। सोसाइटी में मैंने प्रीलिम्स की तैयारी करने से पहले ही थोड़ी पढ़ाई करके खुद के नोट्स बनाए थे एंड देन प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद उन्हें PYQs के साथ मर्ज करके दोबारा कुछ एडिशंस करे थे। तो मेरी GS 1 में यही स्ट्रैटेजी थी कि प्री की नॉलेज को मैं यूज़ कर पाऊँ एंड थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन कंक्लूजन्स मैं प्रिपेयर कर लूँ एंड कुछ चीज़ें जो मेन स्पेसिफिक होती है जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, वो मैंने इस टाइम पे पढ़ ली थी। GS 2 में मैंने अतीश माथुर सर का मैग्ना कार्टा फॉर मेंस यूज़ किया था। उसमें मैंने पॉलिटी पढ़ी थी मेनली एंड पॉलिटी का मेरा मेंस का वही सोर्स रहा था, प्लस जो मुझे प्रीलिम्स के लिए याद था वो मैंने एक बार रिवाइज़ कर लिया था ताकि मुझे सारे आर्टिकल्स याद रहे। इसके अलावा मैंने कमिटीज़ के नेम, केस लॉज की लिस्ट बनाने की कोशिश करी थी जो मैं अपने मेंस आंसर में यूज़ कर पाऊँ। तो उसके लिए आप टॉपर नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, टॉपर कॉपीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वैल्यू एडिशन की लिस्ट बनानी ज़रूरी है। सोशल जस्टिस के लिए मैंने PYQs से नोट्स बनाए थे, PYQs के आंसर्स। उसके अलावा मैंने एक वैल्यू एडिड शीट बनाई थी जिसमें मैंने बहुत सारा डेटा, एग्जांपल्स ये इकट्ठे करने की कोशिश करी थी एंड सोशल जस्टिस के लिए एक कीवर्ड की लिस्ट भी बनाई थी जिन्हें मैं अपने आंसर्स में स्प्रिंकल कर सकूं। एंड फॉर गवर्नेंस मैंने वंस अगेन PYQ बेस्ड नोट्स बनाए एंड कमिटीज़ एक्सेट्रा के नेम्स इकट्ठे करे एंड उनको अपने पेपर में यूज़ किया। सो PYQs के लिए मैंने चैट GPT का यूज़ भी किया था।
तो चैट जीपीटी को आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आपको GS2 का आंसर लिखवाना है, आपको कोट्स चाहिए, बुक्स की रेफरेंसेस चाहिए, थिंकर्स के नाम चाहिए, एग्जांपल्स चाहिए, 15 से 20 पॉइंट्स चाहिए। जितना डिटेल्ड आप प्रॉम्प्ट उसे देंगे वो आपको उतना अच्छा आंसर देगा। एंड उसमें से आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं कॉपी करना है, बस 2-3 चीज़ें जो आपको अच्छी लग जाए, कि उसने कोई अच्छा कोट दे दिया, किसी कंसेप्ट का नाम दे दिया, किसी थिंकर की थ्योरी दे दी, तो वो सब चीज़ें आप अपने जो वैल्यू एडेड नोट्स बनाएंगे उसमें डाल दीजिए। GS3 के लिए GS3 में क्योंकि मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, तो मैंने एक ही ऐसा सोर्स चूज़ किया जहाँ से मैं सब कवर कर पाऊँ। तो मैंने GS3 का कोर्स शिवन सर के कोर्स से किया सारथी IAS में, एंड एंड टू एंड उसे ही फॉलो किया, उसी के नोट्स से पढ़ा। GS3 में भी मैंने अपने फुल स्केल नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने बस फाइनल रिवीजन के लिए नोट्स बनाए थे जो 3-4 पेजेस पर सब्जेक्ट थे, जिसमें वंस अगेन मैं कीवर्ड्स, स्टैट्स एंड कमिटी नेम्स एक जगह लिख देता था, एंड अगर कहीं कोई इंट्रोडक्शन लिखने लायक डेटा मिले तो वो भी नोट कर लेता था। क्योंकि मेरा मैथ्स ऑप्शनल था, तो मेरे पास प्री और मेंस के बीच में करंट अफेयर्स कवर करने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं नोट्स पर रिलाई किया। और क्योंकि ये नोट्स भी अपडेटेड थे, प्री और मेंस के बीच में ही ये कोर्स हुआ था, इसलिए मुझे करंट अफेयर्स चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी GS3 में। GS4 में मेरा स्कोर 100 मार्क्स ही है, लेकिन फिर भी मैं अपने सोर्सेज बताना चाहूँगा। तो मैंने मुदित जैन सर से उनके नोट्स से पढ़ाई करी थी, एंड वो नोट्स काफ़ी थॉरो थे, एंड वहाँ से पढ़ने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मुझे दोबारा कहीं से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी कवरेज बहुत अच्छी थी, एंड उसमें कीवर्ड्स, थिंकर्स सब कवर्ड था। उसके बाद बस मैंने एथिक्स में PYQs एनालाइज करे थे, एंड और थिंकर्स, एग्जाम्पल, कीवर्ड्स इकट्ठे करने की कोशिश करी थी, एंड टॉपर कॉपीज़ से सीखने की कोशिश करी थी कि केस स्टडीज़ कैसे आंसर करते हैं। एस्से में मैंने मुदित जैन सर से एस्से का कोर्स लिया था, बट इवेंचुअली मैंने धीरे धीरे अपना लिखने का स्टाइल डेवलप करने की कोशिश करी थी, एंड उसके लिए मैंने प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया। मैंने काफ़ी एसेज लिखे एंड अपने दोस्तों को पढ़ाए, एंड उस फीडबैक मिला जो, उसके बाद मैंने अपनी राइटिंग अप्रोच को थोड़ा चेंज किया। मैं फ़िक्स टेम्पलेट ना फॉलो करने के बजाय अपनी टेम्पलेट क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करने की कोशिश करता था, ताकि एस्से ऑर्गेनिक लगे। ऑल्सो मैंने एस्से के लिए वैल्यू एडिशन के लिए अगेन चैट जीपीटी की काफ़ी यूज़ करी। उसमें मैंने एनेक्डोट्स, फ़िलासफ़र्स, बुक्स, ये सब चीज़ें यूज़ करी। मैं दो चीज़ें की कोशिश करता था, एक तो कि जिस एनेक्डोट से मैं स्टार्ट करूं और जो एनेक्डोट मैं प्रिपेयर करूं, उसके साथ का एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी मैं पहले ही प्रिपेयर करने की कोशिश करता था, ताकि जब मैं इससे लिखूं तो वो एक तरीके से क्लोज्ड लूप बन जाए, एंड जो रीडर हो उसको समझ आए एंड इम्पैक्ट फील हो कि आपने क्या लिखा है। दूसरी चीज़, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन करता है कि हम एस्से के बीच में हमें जो कोट याद है एथिक्स के लिए वो यूज़ कर ले, बट मुझे ये लगता है कि अगर हम कोट्स यूज़ करते हैं एस्से में, तो कहीं ना कहीं हम एक्चुअल टॉपिक से, जो अपने आप में एक कोट ही होता है फिलोसफिकल एस्से में, उससे थोड़ा हम डाइवर्ज करने लगते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोट्स, मैं थ्योरीज़ एंड थिंकर्स के नाम, बुक्स के नाम यूज़ करता था, जिससे आप समझा सकते हैं कि उस बुक में इस टॉपिक के बारे में क्या लिखा है। तो वहाँ पे आपको जो आप कहना चाहते हैं उसके लिए एक आसान तरीका मिल जाता है, बिना टॉपिक से दूर जाए। एस्से में आपको फोकस ये करना चाहिए कि आप बिल्कुल टू द पॉइंट बातें करें, अपने पैराग्राफ्स को बहुत लंबा ना खींचे, क्योंकि रीडर को आपके लंबे पैराग्राफ्स पढ़ने में ट्रैक रखना मुश्किल हो जाएगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, और हो सकता है आप कोई लंबा सा पैसेज लिखे एंड वो आइडिया जो एग्ज़ामिनर है जो चेक कर रहा है उसके आइडियाज़ से अलग हो। तो इससे अच्छा है कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपना आइडिया प्रेजेंट करें एंड ज़्यादा डाइवर्सिटी रखें। जितनी डायमेंशंस आप कवर कर पाए इससे में, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आजकल ऐसा होने लगा है कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स फ़िलोसफिकल आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छे से समझ आ गया है। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसमें आप 50-50 है या 100% श्योर नहीं है कि इसका मतलब क्या है, तो वो टॉपिक आपको नहीं लेना चाहिए। मेंस में सबसे बड़ा ब्लंडर जो लोग करते हैं वो यही होता है कि वो एस्से को गलत इंटरप्रेट कर ले,
क्योंकि एसए ही एक लौता पेपर है जहाँ आपके पास एक 125 मार्क्स का सवाल है, तो उसमें आप मिस इंटरप्रिटेशन का बिल्कुल स्कोप नहीं छोड़ सकते। तो इवन दो आपको ऐसा लगे कि ये टॉपिक तो सभी ले गए, ये टॉपिक सबसे आसान है, अगर आपको वो टॉपिक सबसे अच्छे से समझ आ रहा है तो आपको वही टॉपिक सिलेक्ट करना चाहिए। तो चैट जीपीटी यूज़ करने से पहले आपको पीवाईक्यूज़ देख के कुछ ब्रॉड थीम्स बना लेने चाहिए। जैसे हैप्पीनेस पे कई बार सवाल आता है, ऐसे थीम्स अगर आप बना लेंगे तो फिर आप चैट जीपीटी से एनेक्डोट्स लिखवाइए और डाइवर्स एनेक्डोट्स लिखवाइए, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मिथोलॉजी, फ़िलॉसफी, इन सब के एनेक्डोट्स बनवाइए। फिर आप उनका ही कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी प्रिपेयर करके रखिए। एंड जब ये रेडी हो जाए तो इसको आप क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऑल्टर कर सकते हैं ताकि वो आपके टॉपिक में अच्छे से फिट हो। ऑल्सो एसेज का इवन दो कोई टेम्पलेट मैं फॉलो नहीं करता था, बट एक ब्रॉड आउटलाइन रखता था मैं अपने एसे की, कि एक एनेक्डोट दूंगा, फिर एक पैराग्राफ लूँगा जो उस एनेक्डोट को मेरे एसे के टॉपिक से कनेक्ट कर दे। एंड उसके बाद मैं टॉपिक को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता था, समटाइम्स थ्रू क्वेश्चंस, समटाइम्स टॉपिक में ही अपने आप डायमेंशंस होती है, तो वो टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा। बट स्टार्ट आपका मेरा स्टार्ट यूजुअली एनेक्डोट से होता था एंड देन फॉलोइंग पैराग्राफ में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता था। तो अब मैं आंसर राइटिंग की अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगा। तो आंसर राइटिंग सीखने के लिए मैंने दो चीज़ें यूज़ करी थी। पहली थी राइट स्मार्ट कोर्स, वंस अगेन शिवन सर का, एंड उसके अलावा मैंने बहुत सारे टेस्ट्स लिखने की कोशिश करी थी। तो मेरा मानना ये है कि जब आप टेस्ट लिखते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि किस टाइप के पॉइंट्स आपके आंसर में जा सकते हैं, एंड फिर उसी हिसाब से आपको अपनी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी चाहिए। तो मेरा फोकस ये रहता था कि मैं पॉइंट स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से करूं कि मेरा पहले एक सब हेडिंग आए, कीवर्ड हो कोई, एंड देन उसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन हो 5-6 वर्ड की, एंड देन इफ़ पॉसिबल मेरे पास एक एग्जांपल या एक डेटा पॉइंट हो। तो ये मेरा एक आइडियल पॉइंट का स्ट्रक्चर होता था, एंड मैं कोशिश करता था कि मैं ऐसे जितने पॉइंट्स लिख पाऊँ वो लिखूँ। एंड इफ़ मेरे पास 3-4 ही ऐसे पॉइंट्स हैं तो फिर मैं 2-3-4 जनरल पॉइंट्स भी ऐड कर देता था ताकि थोड़ी वॉल्यूम मेरी ठीक रहे आंसर में। तो मोस्टली GS 1 to 3 में मेरी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी सेम रहती थी। मैं पहले रीडिंग टाइम को यूज़ करके पहले 2 क्वेश्चंस को ब्रेनस्टॉर्म कर लेता था, एंड क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 को मैं पहले आंसर कर देता था, क्योंकि वही एग्ज़ामिनर पहले चेक करेगा तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। उसके बाद क्वेश्चंस 11 to 20 अटेम्प्ट करता था, एंड देन लास्ट में 5-10 मार्कर्स करता था। यूजुअली लास्ट के क्वेश्चंस के लिए कम टाइम रहता है, तो मेरा मानना ये है कि कम टाइम में आप 10 मार्कर फिर भी लिख सकते हैं, बट 15 मार्कर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं 10 मार्कर्स ही लास्ट के लिए छोड़ता था। GS 1 में कुछ चीज़ें हैं कि हम यूजुअली GS 2 में बहुत सारे कोट्स यूज़ करते हैं, GS 4 में बहुत सारे कोट्स यूज़ करते हैं, बट GS 1 में भी स्कोप है, आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सब के आंसर्स में हिस्टोरियंस को कोट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी है। एंड सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस के आंसर्स में आपको कोशिश करनी है कि आप एग्ज़ाम्पल्स भी दें, एंड कमिटीज़ के नाम भी दें, एंड आपके पास थिंकर्स के डेफिनेशंस एंड उनके नाम रेडी हो। GS 2 में आपको पॉलिटी में आंसर्स की शुरुआत यूजुअली आर्टिकल्स से करनी चाहिए जहाँ भी पॉसिबल हो। उसके अलावा आपके पास केस लॉज होनी चाहिए, आपके पास कुछ कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, आपके पास ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के एग्जांपल्स होने चाहिए, एंड आपके पास कुछ कंक्लूजन के लिए टेम्पलेट्स होनी चाहिए कि कहाँ आप SDG यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे आप ARC यूज़ कर सकते हैं, वो सब आपके पास रेडी होना चाहिए। उसके अलावा गवर्नेंस के आंसर्स में आपको थोड़ा एथिक्स यूज़ करना चाहिए वेयर एवर पॉसिबल, एंड वाइस वर्सा एथिक्स के आंसर्स में भी आप गवर्नेंस यूज़ कर सकते हैं। GS 3 में क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का आंसर लिखने का स्टाइल थोड़ा थोड़ा अलग होता है, बट GS 3 में जितना मैंने सुना है कि ज़्यादा पॉइंट्स लिखने का ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो GS 3 में वॉल्यूम पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं, एंड GS 3 में आप फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बेटर आउटपुट होगा। इसलिए मैंने कोशिश करी थी कि मैं कीवर्ड्स और फैक्ट्स की एक लिस्ट बना के रखूँ GS 3 के टॉपिक्स के लिए, एंड उन्हीं को मैं स्प्रिंकल करने की कोशिश करता था अपने आंसर्स में। GS 4 में मैं पहले सेक्शन A अटेम्प्ट करता था, एंड उसके बाद केस स्टडीज़ करता था।
GS4 में मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता था कि मेरी इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग हो। इसके लिए मैंने कुछ कोट्स प्रिपेयर कर रखे थे एंड थिंकर्स के नाम याद रखता था, क्योंकि एथिक्स में यूजुअली पॉइंट्स सब लोग लिख देते हैं बट उनकी क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। ऑल्सो एग्ज़ाम्पल्स प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स में। तो एग्ज़ाम्पल्स प्रिपेयर करने के लिए मैंने ChatGPT यूज़ किया था। ऑल्सो काफ़ी वेबसाइट्स है लाइक बेटर इंडिया वेबसाइट एंड कुछ अदर वेबसाइट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं टू गैदर एग्जांपल्स। अगर एग्जांपल्स आप खुद से कलेक्ट करेंगे रादर देन पिकिंग फ्रॉम अ सोर्स तो वो आपको बेटर याद रहेंगे, इसलिए वो हमेशा एडवाइजेबल होता है। केस स्टडीज़ में मेरा मानना ये है कि बॉडी जनरली सब लोगों की सेम रहती है, तो जहाँ आपको अपने आंसर में इम्प्रोवाइज़ करने का मौका मिलता है वो है इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और जस्टिफिकेशन। तो उधर आपको अपनी एथिक्स की नॉलेज दिखानी चाहिए जितनी आप दिखा सके। तो अब मैं अपनी प्रिपरेशन की पूरी टाइमलाइन डिस्कस करना चाहूँगा। तो 24 का प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, तब तक मैं एक बार सारे सोर्सेज की रीडिंग कर चुका था, पर मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करी थी एंड मैंने अपना ऑप्शनल भी जस्ट चेंज किया था मैथमेटिक्स में। तो इसके बाद मैंने कुछ महीने 3-4 महीने मेन स्पेसिफ़िक तैयारी करी थी, अपने कंटेंट को मेंस रेडी किया था। उसके बाद मैंने टेस्ट्स लिखने शुरू करे थे। मैंने फ़ोरम में MGP लिया था एंड MGP के टेस्ट्स को मैं रेगुलरली लिखता था। फिर उन आंसर्स को अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस करता था एंड आइडेंटिफाई करता था कि कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। मेंस आंसर्स लिखने के लिए आपके पास नोट्स भी ऐसे होने चाहिए जो कंसाइज पॉइंट्स में हो, जिन्हें आप डायरेक्टली अपनी आंसर कॉपी में उतार पाए। उसके बाद मैंने MGP लिखा। फिर जब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू हो गई तब मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी थी। उसके बाद मैंने दोबारा आंसर राइटिंग करी इस प्रीलिम्स से मेंस के बीच में। तब मैंने दोबारा शिवन सर का राइट स्मार्ट लिया जो मैंने पिछले साल भी किया था। उसी से मैं दोबारा राइटिंग की उसमें आया टच में एंड मैंने दोबारा काफ़ी सारे टेस्ट्स लिखे। तो क्योंकि मेरा मैथ्स ऑप्शनल था, मेरे पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए कम टाइम था, तो मैं कोशिश करता था कि मैं टेस्ट लिख लिख के अपनी आदत बना लूँ कि मैं क्वेश्चन को जल्दी टॉपिक्स सब टॉपिक्स में ब्रेक डाउन कर पाऊँ एंड मेरे पास रेडीमेड पॉइंट्स हो जिन्हें मैं लिख पाऊँ। तो ऐसी प्रिपरेशन करने से मेरे को हर टॉपिक के लिए कंसोलिडेटेड नोट्स बनाने के बजाय ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की आदत हो गई और मेरे पास जो फिक्स्ड वैल्यू एडेड पॉइंट्स थे उन्हें मैं स्प्रिंकल कर पाता था। तो ऐसी प्रिपरेशन करके मैं कम टाइम में आंसर राइटिंग सीख पाया। सो मेंस की जो टेस्ट की चेकिंग है उस पर आप सिर्फ फीडबैक पे फोकस कीजिए, मार्क्स पे फोकस मत कीजिए। मेरे को भी यूजुअली टेस्ट्स में बहुत कम मार्क्स मिलते थे, मेंस के टेस्ट में 60 मार्क्स भी मिले हुए हैं। तो मार्क्स पे फोकस मत कीजिए बट फीडबैक पे ज़रूर फोकस कीजिए कि अगर किसी ने आपको कहा है कि आपके पॉइंट्स में एग्जांपल्स नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं चेक करने वाले को लगा होगा कि आपके पॉइंट सब्सटैंशिएटेड नहीं है, तो उस फीडबैक पे आप फोकस कीजिए, मार्क्स पे मत फोकस कीजिए। तो मैंने 24 प्रीलिम्स के बाद कुछ 15 टेस्ट लिखे होंगे एंड बिटवीन 25 प्रीलिम्स एंड मेंस मैंने अराउंड 20 टेस्ट और लिखे होंगे मेंस के एंड ऑप्शनल के लिए मैंने अराउंड 40 टेस्ट्स और 50 टेस्ट्स इन टोटल करे होंगे। तो नोट मेकिंग में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने बस शॉर्ट नोट्स बनाए थे जहाँ पे मैंने वैल्यू एडिशंस एक जगह लिखे थे। तो उन्हीं वैल्यू एडिशंस को मैंने लास्ट में रिवाइज़ किया और फिर जितना मेरे पास टाइम बचा मैंने अपने जो टीचर्स ने क्लास नोट्स बना के दिए थे वो रीड करे थे। मैंने सोर्सेज ही ऐसे सिलेक्ट करने की कोशिश करी थी जिनसे जल्दी रिवीजन हो जाए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास टाइम की कमी हो। मेंस में मैंने करंट अफेयर्स में GS3 एंड GS2 में तो जो कोर्सेज़ लिए थे उन्हीं में करंट अफेयर्स कवर्ड थे, तो मैंने अलग से तैयारी नहीं करी थी। GS1 में मेरे को जो लग रहा था न्यूज़ में टॉपिक्स है उन पे मैंने स्पेशल प्रिपरेशन करी थी। जैसे इंडस वैली काफ़ी न्यूज़ में थी लास्ट ईयर एंड उस पर क्वेश्चन भी आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी न्यूज़ में थी, तो ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करके मैंने अच्छे से उनकी प्रिपरेशन करी थी एंड उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। मैं अपने आंसर्स पॉइंट वाइज ही लिखता था, सब हेडिंग्स बना के। सब हेडिंग्स हमें डायरेक्ट क्वेश्चन से ही लेनी चाहिए ताकि चेक करने वाले को आसानी हो। पेन की चॉइस आपकी खुद की होनी चाहिए। मैं ट्राइमेक्स यूज़ करता था, लेकिन जो भी पेन आप यूज़ करें उस पर ध्यान रखिए कि पिछले वाले पेज पे स्मज मार्क्स ना आए ताकि पढ़ने में वो कॉपी अच्छी लगे। एंड
स्पीड आपकी उस पेन से बन रही हो, एंड मेक श्योर दैट जो पेन आप प्रैक्टिस में यूज़ करें वही पेन आप फाइनल पेपर लिखने के लिए लेके जाए। मैं सारे पेपर्स कंप्लीट कर पाया था, लेकिन कुछ पेपर्स में ऐसा हुआ था कि आखिरी के कुछ क्वेश्चंस मुझे थोड़ा जल्दी में लिखने पड़े, बट मैंने कंप्लीशन पे फोकस किया, क्योंकि अगर किसी आंसर की क्वालिटी आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे तो शायद आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा मिले, बट क्वेश्चन छोड़ने से सीधे आप 2-3 मार्क्स लूज़ करते हैं। तो इसलिए कंप्लीशन पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने अपनी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करी है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा जिसमें मैं अपने ऑप्शनल के सोर्सेज एंड अपनी पेपर में अप्रोच आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मेरा इंटरव्यू फर्स्ट वीक में ही था, तो मेरे पास प्रिपरेशन के लिए कम टाइम था। तो उसमें मैंने फोकस किया कि मैं अपना कंपोजर बिल्ड करूं एंड क्वेश्चंस टैकल करने से पहले एक पॉज लेने की आदत डालूं। ये सब चीज़ें करने के लिए मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए, और रिज़ल्ट से पहले भी मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स ग्रुप डिस्कशन करते थे। उस कारण से हमें बोलने की, क्वेश्चन समझने की प्रैक्टिस हो गई थी। तो ग्रुप डिस्कशंस आर अ गुड टूल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। उसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर्स फॉलो करने की कोशिश करी थी। एडिटोरियल्स पढ़ने से आपका थोड़ा ओपिनियन बनता है। इसके अलावा मैंने कुछ जगह आईजीपी लिया था जहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स की क्लासेस हुई थी। जैसे नेक्स्ट आईएएस में दिपिन सर ने 2-3 क्लासेस ली थी, तो उन क्लासेस से करंट अफेयर्स की कवरेज अच्छी हो गई थी। तो इंटरव्यू में तैयारी से ज़्यादा आपको अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करना है, आपको कामनेस बिल्ड करनी है, इंटरव्यू में पैनिक नहीं करना है, एंड अपनी बात रखना सीखना है दूसरे व्यक्ति के आगे। तो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, जल्दी नहीं बोलना है, आराम से बोलना है ताकि दूसरा इंसान आपको समझ पाए, एंड कोशिश करनी है कि आप अपना पॉइंट क्रिस्प तरीके से कन्वे करिए, एंड बातें ज़्यादा लंबी ना घुमाइए, डायरेक्ट पॉइंट कन्वे करिए। डैफ भरते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑनेस्टी। तो आपको डैफ में वही चीज़ें लिखनी चाहिए जो आप एक्चुअली हॉबी परस्यू करते हो, क्योंकि इंटरव्यू में अगर उस पर डिस्कशन होता है तो आप कॉन्फिडेंटली तभी बात कर पाएंगे जब आप ऑनेस्ट रहे हो। तो मैंने वही हॉबीज़ भरी थी जो मैं कॉलेज टाइम से फॉलो कर रहा था, एंड उन पे क्वेश्चंस आए तो आई वाज एबल टू टैकल देम। उसके अलावा डैफ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका डैफ बहुत ही भरा होना चाहिए एंड अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। आपका डैफ बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है कॉन्वर्जेसन के लिए। तो आप बस प्रिपेयर्ड होने चाहिए हो कि जो आपने डैफ में लिखा है उस पर आप किसी से भी बात कर सकते हैं। मेरे से, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, पहले मुझसे रिसर्च के बारे में सवाल पूछे गए थे, फिर मुझसे एआई के बारे में सवाल पूछे गए थे, फिर मुझसे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट पे भी सवाल पूछे गए थे। तो आपका जो भी बैकग्राउंड हो उससे रिलेटेड जो मेन टॉपिक्स डिस्कशन में चल रहे हो या न्यूज़ में चल रहे हो या कोई नई स्कीम आई हो, वो आपको प्रिपेयर ज़रूर कर लेनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। तो मेरे इंटरव्यू में ज़्यादा डिटेल्ड सवाल नहीं थे। सवाल यूजुअली ब्रॉड थीम्स पे ही थे, एंड उन थीम्स पे आपका ओपिनियन मांगा जाएगा। तो आपको इंटरव्यू में ओपिनियंस बनाने की आदत होनी चाहिए ऑन द स्पॉट, एंड वो तब बनेगी जब आप हर चीज़ के बारे में सोचने की आदत डालें। सेकेंडली मैंने कुछ मॉक्स भी दिए थे। तो मॉक्स यूजुअली हेल्पफुल होते हैं सारी डायमेंशंस कवर करने में, कि क्या चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत है और क्या चीज़ आप पढ़ चुके हो, ये आपको मॉक्स दे के पता लग जाएगा। लेकिन मॉक्स की फ़ीलिंग और एक्चुअल इंटरव्यू की फ़ीलिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, एंड उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एक्चुअल इंटरव्यू में आपको ऐसा लगेगा कि आपसे बातचीत करी गई है, आपसे सवाल नहीं पूछे गए हैं। तो आपको उस कॉन्वर्जेसन में इन्वॉल्व रहना एंड सब लोगों को कन्विंस करने की स्किल को बिल्ड करना है। आपको मॉक्स में फीडबैक्स मिलेंगे कि आपको ऐसा अपने पर्सनालिटी में कुछ चेंज लाना चाहिए, स्माइल ज़्यादा करना चाहिए। तो आपको उन फीडबैक्स को कंसिडर करना चाहिए एंड ट्राई करना चाहिए उन फीडबैक्स को इनकॉर्पोरेट करने का, अगर वो आपके लिए नेचुरल हो। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपकी पर्सनैलिटी नेचुरल ना लगे, लेकिन आपको फीडबैक्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आप इम्प्रूव तभी कर पाएंगे। तो जब तक आप अपनी नेचुरल स्पीच एंड नेचुरल बिहेवियर मेंटेन कर पाए, तब तक फीडबैक्स को इनकॉर्पोरेट करने में कोई बुराई नहीं है, उससे आपका स्कोर इम्प्रूव ही होगा। मेरे इंटरव्यू में ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं थे, तो मुझे ज़्यादा जगह नो नहीं बोलना पड़ा। लेकिन इंटरव्यू में कभी भी आई डोंट नो बोलने का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट हो रही है, इंस्टेड आपकी ऑनेस्टी ही चेक हो रही है, एंड वो वैलिडेट ही होगी अगर आप सच सच बता दें कि आपको कुछ नहीं आता है। तो कभी भी आई डोंट नो बोलने में नहीं घबराना है,
एंड इंटरव्यू के बीच में लास्ट क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसी पे पूरा ध्यान देना है। इस तैयारी के बारे में मैं बस 2 चीज़ें कहना चाहूँगा, क्योंकि पहली कि इस तैयारी में खुद को इवैल्यूएट करने का कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मेंस में किस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं। तो बेस्ट तरीका इवैल्यूएट करने के लिए खुद को है कि आपका एफ़र्ट 100% है कि नहीं, और दूसरा कि आपकी तैयारी जो है वो टॉपर कॉपीज़ से कितनी मिलती है, क्योंकि वहीं से आप पता लगा सकते हो कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो कि नहीं। दूसरा, इस एग्ज़ाम में अपनी कॉमन सेंस को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको सजेशन मिले, गाइडेंस मिले, तो पहले शांत दिमाग से सोचिए कि क्या ये करने से आपका फ़ायदा होगा, क्या जिस पोजीशन में आप है आपके लिए ये डिसीजन सही है, एंड तभी आप कुछ नया पढ़ना शुरू कीजिए। तो इस एग्ज़ाम में मेरे पास भी टाइम की कमी थी, जैसे कई एस्पिरेंट्स को फेस होती है। मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया था, तो 7-8 महीने तो मुझे नया ऑप्शनल पढ़ने में ही लगे थे, एंड मेरे को आधा ही दिन मिल पाता था जीएस करने के लिए। बट बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। मेरा जीएस में स्कोर अराउंड 400 है एंड मैथ्स में 316 है। तो मैंने कोशिश करी कि मैं ऐसा बैलेंस क्रिएट कर पाऊँ जहाँ मैथ्स में मैं अच्छा करूँ बट जीएस में भी मेरी कवरेज पूरी हो। इसके लिए मैंने डायरेक्ट टीचर के नोट्स पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि खुद के नोट्स बनाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। एंड मैंने कोशिश करी कि मैं चीज़ें याद रखने पे एंड एग्ज़ाम रेडी कंटेंट बनाने में, एग्ज़ाम रेडी वैल्यू एडिशन बनाने पे ज़्यादा फोकस करूं जब मैं जीएस पढ़ रहा हूं। मैं अपना शेड्यूल ऐसे प्लान करता था कि मेरे ब्रेक्स अलाइन हो ऐसी एक्टिविटीज़ से कि लंच के अराउंड, डिनर के अराउंड ही मैं ब्रेक्स लूँ, ताकि मैं थोड़ी लंबी सिटिंग पढ़ पाऊँ। बट मैं शॉर्ट टारगेट्स रखता था विद इन सिटिंग्स कि अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में मुझे क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद मुझे क्या पढ़ना है। एंड बिटवीन दोज सेशंस में एक छोटा सा ब्रेक लेता था, लंबा ब्रेक नहीं लेता था, ताकि मेरी कंसंट्रेशन बनी रहे। एंड पढ़ाई करने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक दिन पहले ही आपका प्लान हो कि अगले दिन आपको क्या करना है। उस प्लानिंग से आप अपना पूरा दिन शेड्यूल कर सकते हैं। मैं अपना शेड्यूल थोड़ा फ्लेक्सिबल रखता था, बट कोशिश करता था कि मैं जितना पढ़ पाऊँ उतना पढ़ूँ हर दिन। एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, तो उस पर भी मेरा फोकस था। मैं सोशल मीडिया पे नहीं था। मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में आपको कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप 100% पे एफ़र्ट करते हैं तभी आपको समझ आता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितने सोर्सेज पढ़ सकते हैं। तो ये प्री रिक्विज़िट है कि आप अपना 100% दें, एंड इसलिए सोशल मीडिया चलाने का टाइम नहीं होता था मेरे पास। बट मैं अपने दोस्तों से बात करता रहता था। जब भी मैं ब्रेक लेता था कोशिश करता था कि मैं इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने किसी फ्रेंड से बात करूं या कहीं किसी दोस्त से मिलने चले जाऊं। तो ऐसी कोशिश करता था मैं कि कनेक्ट में रहूं, बट सोशल मीडिया पे नहीं था मैं। एक और अच्छी चीज़ जो मेरी प्रिपरेशन में थी कि मेरे पास एक पीयर ग्रुप था जहां मेरे ही कॉलेज के दोस्त भी तैयारी कर रहे थे, तो हम हर चीज़ डिस्कस करते रहते थे। डिस्कशंस का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको नई चीज़ें पता लगती रहती है, दूसरा अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो वो आपके दोस्त आपको बता सकते हैं। तो इसलिए पीयर ग्रुप की इम्पोर्टेंस काफ़ी है इस एग्ज़ाम में। मैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कोई भी ऐसी ऐप यूज़ नहीं करता था। सोशल मीडिया पे मैं नहीं था, लेकिन यूट्यूब में यूज़ करता था। यूट्यूब पे बहुत सारी जगह टीचर्स फ्री में वीडियोस भी डालते हैं जो मैं यूज़ कर लेता था। जैसे मैपिंग मैंने सुदर्शन गुर्जर सर के यूट्यूब चैनल से पढ़ी थी। तो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं, एंड उनको सिलेक्ट करने के लिए आपको लेकिन सीनियर एस्पिरेंट से पूछना चाहिए कि क्या उनके लिए वर्क किया था और क्या उन्होंने यूज़ किया। आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ़ यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अटेम्प्ट्स, एंड आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, आपकी यूपीएससी जर्नी इवेंचुअली सक्सेसफुल हो। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक डीकेटी फॉर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म for aspirants to learn about strategies for this exam, which is very important in this exam. Thank you so much.